Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. In today's lecture we will talk about some basic categories of glacier lake failure. यानी कि जो ग्लेशियर लेक्स होते हैं उनके फेलियर में जो बेसिक अवामिल शामिल हैं या बेसिक फैक्टर्स शामिल हैं उसके हवाले से बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड डिज़ास्टर होते हैं उनकी फॉर्मेशन और एक्रेंस उसके मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं या मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से शामिल हैं, उसमें सबसे पहले है स्नो आइस या रॉक एवलॉन्च। जब स्नो आइस और रॉक के एवलॉन्च आते हैं तो उसकी वजह से जो है लेक की जो सरफेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स, रेन स्टॉर्म्स, ग्लेशियर एडवांसमेंट जब होती है तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर में शामिल है। अर्थक्वेक्स, स्नो और आइस मेल्ट वाटर, ये जो सारे हैं शामिल हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में। और अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स में एब्लेशन ऑफ बोरीड आइस विद इन मोरेन डैम के अंदर जो बोरीड आइस होती है उसकी जब एब्लेशन होती है तो ये इंटरनल फैक्टर, यानी कि लेक के अंदर से ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो कि आउटब्रस्ट का बायस बनते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हो गए। तो मोरेन डैम के अंदर जो बोरीड आइस है उसकी एब्लेशन जो है ये इंटरनल फैक्टर है। सिमिलरली मेल्ट वाटर और सीपेज पाइपिंग वगैरह जो मोरेन डैम है उसकी सरफेस से सीपेज या पाइपिंग हो गई तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लेशियर लेक की जो स्टेट होती है उसको इम्बैलेंस कर लेते हैं, इंटरनल फैक्टर्स हों या एक्सटर्नल फैक्टर्स हों। और ग्लेशियर लेक के आउटब्रस्ट होने के बहुत सारे कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक फेलियर का बायस बनता है या आउटब्रस्ट होता है। और अगर हम बात करते हैं फेलियर मैकेनिज़्म की ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट के, उसको डिवाइड किया गया है बेसिक 5 कैटेगरीज़ में, जिसकी वजह से जो है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट होते हैं मोस्टली। बेसिक हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है आउटब्रस्ट ट्रिगर्ड बाय वेव ओवरटॉपिंग। वेव ओवरटॉपिंग की वजह से आउटब्रस्ट होते हैं। उसमें वो कैसे होते हैं, मसलन जब स्नो आइस रॉक एवलॉन्च आते हैं, जब ये ग्लेशियर लेक में दाखिल होते हैं तो ऑफ कोर्स जो वाटर लेवल है लेक की वो क्या होती है, डिस्पर्स होती है। वो जो सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है, वहाँ से वेव जनरेट होती हैं, ऊपर से स्पीड में से एवलॉन्च आ गया, वो जो लेक के अंदर जो है ज़ोर से वहाँ पे वेव्स जनरेट होना स्टार्ट होती हैं। ये जो वेव्स क्या करती हैं, मोरेन डैम के क्रस्ट पे वहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाती हैं उसके ऊपर। और फिर क्या होता है कि एक्सक्लूड द अनस्टेबल डैम बॉडी एंड द ओवरफ्लोइंग वाटर इनिशिएट्स बीच ऑफ द मोरेन डैम विद आउट इंसिजन ऑफ द आउटलेट चैनल। आल्दो वहाँ की कोई आउटलेट चैनल नहीं होता, लेकिन उस एवलॉन्च की वजह से वो जो वहाँ पे क्या करती है, एक चैनल जनरेट करती है। उस डिस्प्लेस्ड या जो फोर्स्ड वेव्स है वो हैं, वो जो वहाँ पे एक चैनल जनरेट कर जाती हैं। जब ये वहाँ पे जो है पानी एक स्ट्रेंथ के साथ वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, ऑफ कोर्स पीछे से अवलॉन्च जो है इतने प्रेशर में आता है तो वो वेव्स जो हैं वहाँ पे क्या करती हैं, एक सरफेस जनरेट करती हैं मोरेन डैम की जो सरफेस है वहाँ पे। और वहाँ पे क्या बनता है, द इंसिजन ऑफ द आउटलेट चैनल एक्सीड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एक मखसूस लेवल तक वो बढ़ जाता है, उसका दबाव वहाँ पे बढ़ जाता है। रिजल्टेंटली क्या होता है, फिर वो ग्लेशियर लेक वहाँ पे आउटब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ फिर या लेक आउटब्रस्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आउटब्रस्ट ट्रिगर्ड बाय सीपेज और पाइपिंग। सीपेज, पानी सीपेज होता है जिसकी वजह से वहाँ पे पाइपिंग या सीपेज आप कह सकते हैं, वहाँ से पानी वहाँ से सीप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे एक पूरा जो है वो सीपेज वाला एरिया एक्सपेंड हो जाएगा और जो है समटाइम्स ये होता है कि वो पूरा डैम बॉडी भी वहाँ पे सिंक हो जाता है और फाइनली ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, जो मोरेन डैम है वो वहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और सीपेज एरोड द डैम बॉडी को सीपेज एरोड करेगा और वहाँ पे एक पाइपिंग चैनल बन जाएगा, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, फाइनली जो है वहाँ से आउटब्रस्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट फैक्टर है या आउटब्रस्ट ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक, ये एक नेचुरल फैक्टर है। समटाइम्स जब अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है तो जिसकी वजह से
मोरेन डैम जो है सडनली कोलैप्स हो जाते हैं और फाइनली वो आउटब्रस्ट का बाइस बनते हैं। ये आउटब्रस्ट है ट्रिगर्ड बाई अर्थक्वेक की वजह से। चौथा जो आउटब्रस्ट ट्रिगर्ड बाई फ्लोइंग वाटर इरोजन फ्रॉम द नेक्स्ट वैली। समटाइम्स क्या होता है, जो फ्लोइंग वाटर इरोजन होता है फ्रॉम नेक्स्ट वैली एग्जिस्ट्स एट द बॉटम ऑफ अ डैम मोरेन के साथ जो वैली होती है वहाँ पे जो इरोडेड वाटर है वो क्या करता है, डैम बॉडी को वॉश्ड आउट करता है इरोजन की वजह से, और उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे क्या होती है, वीकेंड हो जाती है, और फाइनली जो पार्ट ऑफ द मोरेन डैम विल सडनली ब्रेक हो जाता है। तो ये है कि फ्लोइंग वाटर के एरोजन की वजह से जो मोरेन डैम है वो वीकेंड होता है, उसकी स्टेबिलिटी, और फाइनली वहाँ पे क्या होता है, आउटब्रस्ट होता है। फिफ्थ और लास्ट जो फैक्टर है वो है आउटब्रस्ट ट्रिगर्ड बाय वेरियस कंबाइंड फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स मिल के जो है इस ग्लेशियर लेक के आउटब्रस्ट का बाइस बनते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, जब स्नो आइस रॉक बॉडी जो है लेक में दाखिल हो जाते हैं वो क्या करती हैं, सुपर इम्पोज सर्जेस अकर एंड प्रोड्यूस्ड आवर टॉपिंग फ्लड्स। ठीक है, जब कभी जो है स्नो आइस बॉडी जो है लेक के अंदर दाखिल होती हैं तो वो क्या करती हैं, आवर ट्रोपिंग फ्लड्स पैदा करती हैं लेक के अंदर। वो फर्दर क्या करती हैं, इरोड द इंसिजन ऑफ द आउटलेट चैनल के इंसिजन को इरोड करती हैं। फाइनली क्या होता है कि वो डैम क्रस्ट जो है कोलैप्स हो जाता है और रिजल्टेंटली आउटब्रस्ट हो जाता है। वो जो ग्लेशियर लेक है वो आउटब्रस्ट होता है। तो डियर व्यूवर्स, ये थे आज के लेक्चर्स में कुछ बेसिक 5